हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सभी की मास्टर वीडियो बनाए हैं। बट इकोनॉमिक्स के मैंने 9 के बनाए थे, बट 10 के नहीं बनाए थे, तो मैंने इसका भी बना दिया फ्रेंड्स। फटाफट स्पीड में होगा फ्रेंड्स, तो आप इसको अंत तक सुन ले। कल के एग्ज़ाम में आपको, परसों जो एग्ज़ाम है 16 तारीख को, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए अंत तक सुनिएगा फ्रेंड्स। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में सम्मिलित है? तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए ये अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास है, उस चैप्टर से है। और ये आया हुआ भी है, देख सकती हैं आप, यहाँ पे है 2018 में आया है। तो कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा कृषि क्षेत्र, जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, फिर अलग टाइप से थोड़ा सा क्वेश्चन किया है। तो फ्रेंड्स इसका भी हो जाएगा कृषि क्षेत्र ही हो जाएगा। उसके बाद है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 अक्टूबर 1951 को 15 अक्टूबर 1951 को किया गया फ्रेंड्स। कब? 15 अक्टूबर 1951 को। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए आप, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कहाँ है? भारत में। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है फ्रेंड्स। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494 रुपया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो देखिए 1951 से 56 होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को किया गया था। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो इसके 3 सूचक हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिनों के लिए जो है रोजगार देने की व्यवस्था है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, तो किस पे दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो देखिए पड़ोसी देश में जो है श्रीलंका की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं विकसित देश कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अमेरिका जो है विकसित का हो जाएगा। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है फ्रेंड्स? तो देखिए किस पे होता है? पूंजी अर्थव्यवस्था पे होता है। देखिए भारत के जो पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में श्रीलंका का है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो देखिए जो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अमेरिका जो है विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो होता है। बिहार में किन की प्रधानता है? तो बिहार में जो है कृषि की प्रधानता है फ्रेंड। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। इनमें से सभी। हर साल बाढ़ आता है और बिहार को लेकर चला जाता है। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो देखिए जो उद्योग रह गया वो है चीनी उद्योग जो है वो रह गया। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा गया। भारत की नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स।
अंग्रेज़ों ने भारत का डैश किया, क्या किया था? अंग्रेज़ों ने भारत का विकास किया और शोषण किया, दोनों ही किया था। जब रेल वगैरह जो किया था तो वो विकास था। फ्रेंड, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है। तो बाढ़ जो है ना, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा चैप्टर देखिए, राज्य और राष्ट्र की आय। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा है ना, वो गोवा का प्रति व्यक्ति आय। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त सभी होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही होगा, बिहार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणिक संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। कौन है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो घरेलू उपयोग के आय और विदेशों से प्राप्त आय, तो ये भी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था। तो सर्वप्रथम जो अनुमान लगाया गया था, किन्होंने लगाया था फ्रेंड? दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। 2012 और 13 में भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितना था? 68,757 रुपया। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो मार्शल ने, कीगू ने, फिशर ने। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड। दादा भाई नेहरू जी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 20 रुपया थी। कितनी थी? 20 रुपया। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पे। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन सब है ना, मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने डिटेल में बताया था इकोनॉमिक्स का। आपने अगर नहीं देखा ना तो आप एक बार देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में बनाया। और अभी आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना देर तक सुन सको मुझे, और आई थिंक नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए। राज्य घरेलू उत्पादन का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर। तो ये भी दोनों पे। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि क्षेत्र का। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है फ्रेंड? तो देखिए, शिवहर की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है वृद्धि। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। किसकी क्रिया? विकास की क्रिया जो है पूरी होती है। उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, व्यय का करते हैं। मुद्रा, बचत एवं साख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा, बचत एवं साख। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, साख पत्र जो होते हैं ना, वो 8 प्रकार के होते हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? विनिमय के जो हैं दो रूप है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम है। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रोफेसर पीगू का है। किनका है? प्रोफेसर पीगू का। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ये कथन जो है टेस्कॉट का है। किनका है फ्रेंड? टेस्कॉट का। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ फ्रेंड है विश्वास करना। साख का क्या अर्थ होता है? विश्वास करना। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो फ्रेंड, सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ था वो चांदी और सोने का हुआ था। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? वस्तु मुद्रा है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होगा? तो मुद्रा जो है वो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी
तो क्या कठिनाई थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य मापन की कठिनाई, ए बी दोनों। तो फ्रेंड्स इसका ए बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? तो देखिए जो विधिग्राह्य मुद्रा है ना, मुद्रा है वो रुपये का नोट है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है? विनिमय का माध्यम, यही है मुद्रा का प्राथमिक कार्य। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमता है। यह कथन मार्शल का है। किसका फ्रेंड? मार्शल ने कहा था मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान क्या है? घूमता है। किसने कहा मुद्रा वह धुरी या केंद्र जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थविज्ञान घूमता है? तो क्या होगा फ्रेंड्स? अभी मैंने कहा मार्शल होगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ख़राब है, लेकिन आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बजट को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो देखिए बजट की क्षमता, बजट की इच्छा, बजट की सुविधाएं, सभी हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को है? मुद्रा को है। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए ना फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर दे, और अपने फ्रेंड को शेयर करें फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक पहुँच सके। ज्ञान जितना बांटते हैं ना उतना ही बढ़ता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को कौन प्रणाली कहा जाता है? तो फ्रेंड वस्तु विनिमय होगा। हाँ, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? धुरी है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है, सरल हो गया है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, ये नया तीसरा नेक्स्ट चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था फ्रेंड। कब हुआ था? 1969 में वाणिज्य बैंक। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। गैर संवैधानिक वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन जो है ये सब गैर संस्थागत में आता है। कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक जो है वो संस्थागत वित्त का साधन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया। बिहार राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25 है। कितनी है फ्रेंड्स? 25। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए 1904 में हुआ था फ्रेंड। कब हुआ था? 1904 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है फ्रेंड्स। किसको? मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा गया है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? तो ये 1919 में बनी थी फ्रेंड। कब बनी थी? 1990 में। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196 है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो है वो व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी को होती है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? व्यावसायिक बैंक को, सहकारी साख समिति को, बीमा कंपनी को। तो फ्रेंड इनमें से सभी को होती है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में जो है 21 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो व्यावसायिक बैंक है क्या है? सॉरी मैम, भूमि विकास बैंक है। क्या है? भूमि विकास बैंक जो है वो कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। स्वयं सहायता समूह में लगभग सदस्य होते हैं तो 20 होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय सहायता प्रदान करता है? दीर्घकालीन। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक बैंक कितनी प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो देखिए व्यावसायिक बैंक जो है वो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो देखिए शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट चैप्टर देखिए रोजगार एवं सेवाएं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है?
तो देखिए यहाँ बोल रहा है वित्त सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। तो मॉल सेवा जो है वो वित्त में आता है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इसका मतलब बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा जो है वो क्या है? बीमारू राज्य में आता है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए सेवा को जो है वो क्या कहा जाता है फ्रेंड? तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि सॉरी फ्रेंड्स, उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में आता है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक क्या है? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र होता है। क्या होता है? सेवा। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो 3 हैं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? जवाहर रोजगार 1989 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली थी? तो देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को अधिक सफलता मिली थी। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत है सेवा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में विकसित है? सेवा में। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवा द्वारा। इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। एक अर्थव्यवस्था कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना का निर्माण होता है सेवा द्वारा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है बोल रहा है कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, ये सभी है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? बेंगलुरु जो है। ये क्वेश्चन आया भी था। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो देखिए सेवा क्षेत्र का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। डैश ग्रामीण रोजगार की एक राष्ट्रीय योजना है। तो कौन सी है? मनरेगा। क्या होगा फ्रेंड्स? मनरेगा। मनरेगा हो जाएगा। वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं? 5 हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, सभी को ही शामिल किया गया है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है फ्रेंड? वैश्वीकरण का फ्रेंड होता है अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश को अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए बोला विश्व बैंक है, IMF है, UNO है। इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? जुलाई 1991 में अपनाई गई थी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखिए है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड, कोका कोला, मैक्स, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? वस्तुओं का मुक्त पूंजी का मुक्त प्रवाह, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकीकरण का मुक्त प्रवाह। तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? पर्यटन को। देखिए पहले समूह के दम ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो कोका कोला ने। थम्सअप को किसने खरीदा था? थम्सअप को कोका कोला ने। वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित क्या नहीं हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्रेंड्स वैश्वीकरण से आम आदमी लाभान्वित नहीं हुआ। वैश्वीकरण का अभिप्राय विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को डैश से है, जोड़ने से है। वैश्वीकरण मतलब सभी को जोड़ना। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? बेंगलुरु। ये क्वेश्चन देखिए इसके पहले भी था। किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया? एडम स्मिथ ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था। कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए इसमें डाबर जो है, नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं। तो डाबर
जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देश की कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं से वंचित है? 85% जनसंख्या। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण नेक्स्ट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 ये है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? ये बहुत बार आ चुका है फ्रेंड। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? 1986 यानी 1986 में की गई थी। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो ये आई थिंक आप सभी जानते होंगे, हॉलमार्क से होती है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 50, 10, 70 इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? मापतौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, इनमें से सभी। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार तो दोनों को ही है फ्रेंड्स, इसका दोनों हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? 24 दिसंबर को। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक होने पर बोल रहा है, अगर 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ रुपए से कम, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। किसके पास करेगा? राज्य आयोग से करेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005 में किया है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सूचना का अधिकार जो है वो वैधानिक है। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो देखिए सबसे प्रचलित नारा जो होगा वो क्या है? जागो ग्राहक जागो, ये आप सबको पता है, ऐड में भी दिखाता था टीवी में। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो कब पारित हुआ फ्रेंड्स? 1993 में। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण देता है? तो सोने के आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है, कब हुई है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 1993 में हुई है। कब हुई? 1993 में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये बार बार दे दिया है हॉलमार्क का, क्योंकि बहुत बार आया है। एसआई का प्रतीक हमारी रक्षा करती है, तो इसका हो जाएगा नकली और गैर मानक उत्पादों से। भारत मानक ब्यूरो है, ये भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था है। उपभोक्ताओं को सामान खरीदने समय निम्नलिखित में से किस मार्क को देखना चाहिए? उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय जो है एक मार्क, बुक मार्क, हॉल मार्क सभी को देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इसका है सूचना का अभाव। यदि उपभोक्ता की शिकायत 1 करोड़ से अधिक का हो तो उसे कहाँ शिकायत दर्ज करनी होगी? तो राष्ट्रीय आयोग के पास जो है शिकायत दर्ज करनी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा फ्रेंड्स। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड। आई नो कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन इस एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।